हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, जिस उद्देश्य से हम लोग यहां इकट्ठे होते हैं, आप अपना कीमती समय वीडियो देखने के लिए उपलब्ध कराते हैं। उसका उपयोगिता ये है कि आप अच्छे संस्थान में आप एडमिशन करा सकें, और अच्छे संस्थान में जब एडमिशन कराते हैं तो भविष्य आपका सुनहरा होता है। शिक्षा में जो आप निवेश कर रहे हैं उसका अधिकतम रिटर्न आपको प्राप्त होता है, चाहे वो धन का इन्वेस्ट हो या समय का इन्वेस्ट हो। तो यदि आप समय का भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक प्रकार का निवेश है, इन्वेस्ट है, जिसका आपको रिटर्निंग चाहिए। तो जब आप यूनिक भारती संस्थान से जुड़ते हैं और चाहते हैं कि आपको अधिकतम रिटर्निंग प्राप्त हो, जब आप संयुक्त डीएलएड के एग्जाम में जब बैठें तो उसके अधिकतम प्रश्नों का हल कर पाएं, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य यही करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट जो उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से प्रश्नों का सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ, सरलता के साथ, तार्किक रूप से उत्तर को उपलब्ध कराते हैं। वो सेट यदि आप पहले से एक बार घर पर बनाए होंगे तो प्रश्न की प्रकृति से आप परिचित हो चुके होंगे। कितना आप बनाए, किस क्षेत्र में, कौन सा पोर्शन में आप कमजोर हैं, कहाँ आप गलतियाँ किए और गलती हुई तो कैसे हुई, उसका यहाँ पूरी तरह से स्पष्टीकरण आपको जब प्राप्त होगा तो आप अपनी कमी को दूर कर पाओगे। सफल खिलाड़ी वही शतरंज का माना जाता है जो प्रतिद्वंदी के अगले 2-3 चाल को पहले से ही अनुमान लगा लेता है। उसी प्रकार सफल विद्यार्थी वही होता है जो क्लास जाने के पूर्व आज जो सर पढ़ाएंगे उसके बारे में पहले वह कुछ पढ़ लिया होता है। जब पहले पढ़ लेते हैं, पहले आप सेट बना चुके होते हैं, तो आपको लाभ अधिक प्राप्त होता है। इसलिए बाजार से उपलब्ध पुस्तकों को, जो स्क्रीन पर भी आपको दिखता है, उस पुस्तक को प्राप्त करके उसका प्रैक्टिस सेट को हल करें, और उसके बाद आप विश्लेषणात्मक तरीके से उसका अध्ययन के लिए मेरे क्लास से जुड़ें। क्योंकि जब आप अपने से बनाओगे तो एक बार में केवल एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, लेकिन जब मुझसे जुड़ जाओगे तो आप पाओगे कि आपने वहाँ एक हल किया, अब यहाँ पर जो है हर प्रश्न में 3 से 5 क्वेश्चन का नए एक्स्ट्रा प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाते हो। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, और ऐसे अवसर आपको बहुत कम जगह यूनिक भारती पब्लिकेशन के संस्थान से जो सुविधा उपलब्ध है, गिने चुने संस्थान में ही ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है जहां सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल शिक्षा से संबंधित विषयगत प्रश्नों पर चर्चा होती है। अन्यथा यूट्यूब तो आजकल एक प्रकार का मनोरंजन का माध्यम बन गया है, तो आप मनोरंजन से दूर रहें। क्योंकि यदि आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना तो इस संस्थान से जुड़िए और लाभ उठाइए। और जैसा कि आपको एग्जाम में पता है कि ये एग्जाम जो है ऑनलाइन बेस एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, माइनस मार्किंग है। अर्थात यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो अपना तो वो उत्तर जाता ही, अपने पड़ोसी को भी लेकर चल देता है। हर 3 क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा नंबर आपका कट जाता है, अर्थात 4 नंबर का नुकसान हो जाता है। एक प्रश्न का आपका अंक 3 अंक दिया गया है, तो हर 3 प्रश्न पर 3 अंक आपका कट जाएगा। तो एक प्रश्न का उत्तर जो है 3 अंक है, और इसमें सभी विषय को रखा गया है। सामान्य अध्ययन का 20 क्वेश्चन है, अर्थात 60 नंबर का है। इसमें हिंदी को भी रखा गया है, 30 क्वेश्चन है। गणित भी 30 क्वेश्चन है। विज्ञान अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी 20 क्वेश्चन है। अंग्रेजी का 25 क्वेश्चन है। तार्किक विश्लेषण अर्थात जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं उसका भी 25 क्वेश्चन है। तो हर प्रश्न का, हर विषय का, और जानते हैं जीके का जो सबसे बड़ा फायदा है कि 20 क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से, यदि आप मुझसे जुड़कर सही तरीके से विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं तो मुश्किल से आपका 5 मिनट का समय जाता है।
और इसका शेष समय आप मैथ, रीजनिंग और अन्य विषय में दे करके वहाँ भी अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप जो ओ की तरह जीके डोनर ग्रुप है, जहाँ अपना कीमती समय आपको देता है। तो विद्यार्थीगण बिना किसी समय को जाया कोई सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता को ही जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अब सभ्यता और इतिहास के अध्ययन के लिए सामान्य अवस्था में जो प्रयोग में आता है कि इतिहास के अध्ययन के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। जिस काल के इतिहास का कोई लिखित स्रोत उपलब्ध हो, जिस काल के इतिहास का साहित्य उपलब्ध हो, लिखित स्रोत उपलब्ध हो, उसको पढ़ करके उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल के अध्ययन के लिए कोई लिखित स्रोत नहीं हो, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हो, केवल उस काल का पुरातत्व अर्थात खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जो आपका विकल्प नंबर 2 है। उत्तर ऐतिहासिक काल कोई काल है ही नहीं। आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल के लोग भाषा अक्षर लिपि से परिचित थे, उसका लिखित स्रोत उपलब्ध है लेकिन वह अपठनीय है, अर्थात वह पढ़ा नहीं जा सका हो। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भाषा अक्षर लिपि से परिचित थे। यहाँ पर जो है 60 प्रकार का भाषा, 60 प्रकार का नया 60 प्रकार के अक्षर की जानकारी हो चुकी है, लेकिन वह अब तक अपठनीय है क्योंकि वह चित्र लिपि है, वो भाव प्रधान लिपि है जो आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका। तो लोग लिखना पढ़ना जानते थे, साहित्य लिखित उपलब्ध है, इसलिए लिखना पढ़ना जानते थे, तो उसे हम प्रागैतिहासिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम इतिहास के अध्ययन के लिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे ऐतिहासिक भी नहीं कह सकते हैं। तो तीसरा विभाजन जो होता है आदि ऐतिहासिक काल, जहाँ के भाषा अक्षर से परिचय है लेकिन वह अपठनीय है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल को किस युग में जोड़ा गया? अब आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता में क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही अन्य तीनों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि की रचना किया गया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जो है वो पुस्तक है। ब्राह्मण युग जो हुआ अर्थात वो पुस्तकों का युग है, जहाँ वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य का विश्लेषणात्मक तरीके से उसको लिखा जा रहा है। ब्राह्मण है, चारों वेद का अलग अलग ब्राह्मण है, और उसमें वेदों को सरल रूप में गद्य और पद्य, दोहा और पंक्ति के रूप में उसे लिखा गया है, ताकि लोग उसे समझ सकें, उसे पढ़ सकें, उसके प्रति जानकारी प्राप्त हो सके। इसे ही कहते हैं ब्राह्मण युग। वैदिक धर्म को भी ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र युग, सूत्र युग से तात्पर्य होता है जब लोग सुनकर याद करके उसको रखते थे, लिखने पढ़ने से परिचित, लिखने से परिचित नहीं हो सकते थे, लेखन कला को संग्रह करने की कला विकसित नहीं कर सके थे, उसे सूत्रकाल कहते हैं। रामायण और महाभारत की रचना जो है यह गुप्त काल में, अंतिम तौर पर रामायण और महाभारत की जो रचना होती है इसका संरचना अंतिम तौर पर पुस्तक के रूप में इसे गुप्त काल में तैयार किया गया। रामायण का लेखक जो हैं वाल्मीकि मुनि थे और महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। महाभारत का लेखक जो हैं वेद व्यास। तो इस काल को कहते हैं ब्राह्मण युग, जिसमें ब्राह्मण धर्म में
सुधार का प्रयास किया गया, उसे जनोपयोगी, उसे लोकोपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं न कहीं इसी काल में जो है हम देखते हैं समाज में जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि की शुरुआत हो जाती है। बोग्ज कोई एक अभिलेख है, बोग्ज कोई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख अर्थात वहां से लिखित तौर पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और उस अभिलेख में बोग्जगोई कहाँ है? तो ये है एशिया माइनर। एशिया माइनर के क्षेत्र में है बोग्जगोई, अर्थात इसे कह सकते हैं मध्य एशिया के क्षेत्र में बोग्जगोई अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें 4 वैदिक देवता का उल्लेख एक शपथ पत्र में, एक एग्रीमेंट पत्र में, तो 4 वैदिक देवता का उल्लेख है। अर्थात उस वक्त वहाँ के लोग वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता से परिचित थे। उनके देवी देवता का प्रयोग वो शपथ के रूप में किए हैं। उसमें वैदिक देवता अग्नि, वैदिक देवता मित्र, वैदिक देवता नाशत्य और वैदिक देवता इंद्र। इन देवताओं का उसमें अग्नि, मित्र, वरुण, इंद्र नहीं, अग्नि, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवता का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। और ये उल्लेख बतलाता है वो लोग वैदिक सभ्यता से परिचित थे, वेदों से वो जानते थे, वैदिक सभ्यता के लोगों से उनका निकट संपर्क था। तो वहाँ अभिलेख में वैदिक एवं वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ लाइन स्पष्ट हो जाता है। तो वैदिक देवताओं का, तो वहाँ जो 4 वैदिक देवता हैं वो देवता कौन कौन हैं? वो 4 देवता हैं इंद्र 1, मित्र 2, नाशत्य 3 और वरुण 4। तो 4 वैदिक देवता कौन कौन देवता हैं? इंद्र देवता, मित्र देवता, नासत्य मतलब हुआ चिकित्सा के देवता, इनका नाम है अश्वनी कुमार, और वरुण देवता। इन 4 देवता का उल्लेख जो है उस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में, जो अभिलेख बोग्जकोई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र, आप यकीनन तौर पर हर एक विद्यार्थी गायत्री मंत्र से परिचित होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रा मंडल, ऋग्वेद के 3य मंडल से लिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और उसी 10 मंडल में 3रा मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। तो कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। यजुर्वेद, यजुर्वेद से हमें यज्ञ विधि विधान, यज्ञ की विधि विधान, किस प्रकार से यज्ञ करना है, किस प्रकार से यज्ञ मंडप का निर्माण करना है, हवन कुंड का निर्माण करना है, तो ज्यामितीय प्रणाली के आधार पर उसे तैयार की जाती थी। इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसकी 2 शाखा है, एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना, गुरु के निकट बैठकर पढ़ना, निकट बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषद की संख्या 13 मुख्य उपनिषद है। भारत का प्रतीक वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भागवत गीता, भागवत गीता जो है ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, हिंदू धर्म का आधार है, जिसमें टोटल 700 श्लोक है और युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
अर्जुन को धर्म की शिक्षा दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। हर एक व्यक्ति का जो कर्म है, जो उसने कर्म चुना या समाज ने जो उसे कर्म सौंपा, उस कर्म को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना ही धर्म है। तो ये आपका होता है। तो चारों पुस्तक से आप भली भांति परिचित हो चले। संगम युग, संगम युग 100 से 250 ईसा पूर्व, 100 ईस्वी से 250 ईसा पूर्व तक का काल को भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में, कधर संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में उसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। 100 से 250 ईसा पूर्व तक के काल को दक्षिण भारत में संगम काल के, संगम युग के नाम से जाना जाता है। संगम से तात्पर्य होता है विद्वानों की सभा से, कवियों की सभा से। और इस सभा में इन लोगों ने जिस पुस्तक की रचना किया, वही पुस्तक हमें इस काल के बारे में जानकारी को उपलब्ध कराता है। संगम साहित्य में तात्कालिक व्यापार, तात्कालिक राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बेहतरीन ढंग से सुंदर सुंदर कविता के माध्यम से उसे उल्लिखित किया गया है। इस काल में हमें चोल, चेर और पांड्य राजवंश की जानकारी मिलती है। चोल का जो प्रारंभिक राजधानी उरैयूर हुआ करता था, जो कपास सूती वस्त्र, कपास व्यापार के लिए सूती वस्त्र के निर्माण और वहाँ के व्यापार के लिए उस वक्त भारत का सबसे प्रसिद्ध नगर में से एक था। इस काल के बारे में हमें, व्यापार के बारे में एक और पुस्तक मिलती है, पेरीपल्स ऑफ इरिथियन सी। उसमें चोल काल के उरैयूर और वहाँ की महत्वपूर्ण व्यापारिक राजधानी पुहार, कावेरी पट्टनम का उल्लेख है कि किस प्रकार से वहाँ से सूती वस्त्र जो है पश्चिम देशों को जाया करता था। तो अब यहाँ पर देखिए संगम युग कब से कब तक, तो 100 से 250 ईस्वी तक का काल को, 100 से 250 ईस्वी तक का काल को संगम काल कहते हैं। अर्थात दक्षिण भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाला यह काल होता है। कब से कब तक, 100 से 250 ईस्वी, 100 से 250 ईस्वी तक का काल है। किन राजवंश की जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है। उरैयूर क्या था, तो उरैयूर चोल काल की राजधानी हुआ करता था। किस लिए जाना गया, तो कपास और कपड़ा उद्योग के लिए, मसाला व्यापार के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर मसाला व्यापार, जहाँ मसाला का व्यापार होता था, उस बंदरगाह का नाम है अरिकमेडु बंदरगाह। वो जगह है अरिकमेडु, जहां हमें प्राचीन काल की रोमन बस्ती का अवशेष प्राप्त हुआ है। विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र जो हुआ करता था, उसका नाम था पुहार अर्थात कावेरी पट्टनम, दूसरा था अरिकमेडु और तीसरा था भरूच, जिसे बेरी गाजा के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 केंद्र थे। उसमें वहाँ कपास बनता था व्यापार के लिए नहीं, आंतरिक व्यापार वहाँ से आंतरिक व्यापार के लिए बनारस, पटना, ये जो है पाटलिपुत्र आंतरिक व्यापार के लिए जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैसे जैन धर्म हुआ, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रणेता संस्थापक माने गए। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने गए। महावीर जैन धर्म के सबसे अधिक लोकप्रिय संस्थापक में से एक माने गए। उसी प्रकार आजीवक संप्रदाय गौतम बुद्ध, महावीर के लोग समकालीन थे। इन्होंने भी एक नई धर्म, जिसे हम भौतिकवादी धर्म कहते हैं, जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, जो हमारी आंखों से परे है वो सत्य नहीं है। इसलिए जीवन में जो करना है इसी जीवन में, जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई पुनर्जन्म कोई लोगों ने नहीं माना। तो उस कौन थे, तो मखली पूत गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उपाली और आनंद दोनों गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य में से एक थे, और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने संघ में महिला को शामिल किए थे।
और रघुला भद्र, भद्रक जिसे नाम से जाना जाता है, ये गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य हुए। गौतम बुद्ध ने इन्हें कुशीनगर में अंतिम शिक्षा दिया था, अपना दीपक स्वयं बनो अप्पो दीपो भव। ये गौतम बुद्ध का अंतिम शिक्षा इसे प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली उनका सबसे प्रिय शिष्य में से था, जिसने सूत पिटक और विनय पिटक, जो बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका संकलन किया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्याधिक है? भागवत संप्रदाय, जिसे हम वैष्णव धर्म कहते हैं, वैष्णव शाखा कहते हैं, उसी वैष्णव शाखा को प्रारंभ में भागवत धर्म के नाम से जाना गया। अब चूंकि यहाँ पर भागवत शब्द का प्रयोग किया है, तो भागवत को वैष्णव कहा जाने लगा किस काल में? तो ये कहा गया गुप्त काल में। तो गुप्त काल में भागवत धर्म को वैष्णव धर्म के नाम से जाना गया। तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का विकास हुआ। लेकिन यहाँ चूंकि शब्द भागवत संप्रदाय का प्रयोग किया है, तो भागवत संप्रदाय का संस्थापक वृष्णि वंश, भागवत संप्रदाय का जो संस्थापक है वृष्णि वंश का भगवान श्री कृष्ण, वृष्णि वंश का भगवान श्री कृष्ण को भागवत धर्म का, भागवत संप्रदाय का संस्थापक माने जाते हैं, जो सूरसेन महाजनपद अर्थात मथुरा के क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे। छंदोग्य उपनिषद में, कौन सा उपनिषद? तो छंदोग्य उपनिषद में पहली बार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। देवकी का पुत्र और आंग्रिस के शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख हमें छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। यदि रहता वैष्णव संप्रदाय का विकास, तब उत्तर हो जाता गुप्त काल, क्योंकि चूंकि वैष्णव संप्रदाय नहीं दिया भागवत संप्रदाय, तो हिंद यूनानियों ने ही भागवत संप्रदाय के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा में इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाए। गरुड़ स्तंभ किनके लिए हुआ? तो भागवत संप्रदाय के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना, अर्थात उत्तर हो गया है। कुषाण वंश के शासन काल में बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ और कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, इसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बंट गया। पारसियन ये ईरान के थे, जो भारत में राज कुछ दिन तक किए थे। इनके शासन काल में ही ईसाई धर्म प्रचारक पहली बार भारत आया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव, चंद्रगुप्त से यहाँ तात्पर्य है वो है चंद्रगुप्त मौर्य से का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। अब देखो कलिंग अभिलेख किसका है? कलिंग अभिलेख है अशोक का, जो कौन था? तो मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और कलिंग किधर पड़ता है? कलिंग देखिए उड़ीसा में है। अब चूंकि जानकारी पूछा है पश्चिम भारत, कलिंग उड़ीसा अर्थात कलिंग किधर पड़ जाता है? तो कलिंग जो है पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा हो जाता है, तो ये पश्चिम में है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए अशोक का सोपारा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ये पश्चिम भारत में है। लेकिन इस अभिलेख में अशोक ने अपने बौद्ध धर्म और अपने राजाज्ञा का, जो राज के आज्ञा था, उसका उल्लेख किया है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार में अशोक का अभिलेख है ही नहीं। रुद्रदामन कौन था? तो ये शक शासक है। रुद्रदामन शक शासक है, जो 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। इस भारत का ये पहला राजा था जिसने संस्कृत में अभिलेख लिखवाया। ये लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण उसका गवर्नर के द्वारा करवाया गया, ताकि यहाँ सिंचाई का कार्य हो सके।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील बनाया गया। कौन बनाया? तो मौर्य का गवर्नर बनाया, अर्थात वो मौर्य का राज रहा होगा। इसकी जानकारी हमें मिलती है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है। अशोक मौर्य वंश का तृतीय शासक, जिसने 272 ईसा पूर्व में गद्दी पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। यह 32 वर्ष तक शासन किया और 32 से 40 वर्ष तक, लगभग 40 वर्ष तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपने शिलालेख में अपने को हर जगह देवा नाम प्रिय, अशोक के शिलालेख में उसका जो नाम मिलता है, उसका नाम मिलता है देवा नाम प्रिय। सिर्फ गुर्जरा और मास्की, मास्की कहाँ पड़ता है? तो मास्की पड़ता है कर्नाटक के क्षेत्र में, गुर्जरा पड़ता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो सिर्फ मास्की और गुर्जरा यही दो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। शेष अभिलेख में इसका नाम मिलता है देवा नाम प्रिय। रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख नेपाल में है और ये अशोक का सबसे छोटा, यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। भाब्रू, भाब्रू मतलब कहाँ हो गया? ये देखो हो गया जयपुर के क्षेत्र में। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मैं मगध का सम्राट अपनी प्रजा के लिए अमुक 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 काम करवाया हूं और प्रजा उस कार्य को प्रयोग करके अपनी आर्थिक सामाजिक उत्थान को प्राप्त कर सकता है। तो पहली बार अशोक ने मगध के सम्राट के रूप में एकमात्र अभिलेख ऐसा है जिसमें उसने मगध का सम्राट, मगध का राजा के रूप में अपने को संबोधित किया। शेष अभिलेख में उसका नाम देवा नाम प्रिय के रूप में मिलता है। कीन स्तंभ कोई स्तंभ उसका है ही नहीं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। अर्थात प्राचीन भारत में जो व्यापार हुआ करता था, सिल्क मार्ग हो या जल मार्ग हो, उसकी कोई जानकारी उस पुस्तक से नहीं मिलती है। अब संगम काल में व्यापार की जानकारी मिलती है तो मार्ग की जानकारी मिलेगी। तो संगम साहित्य में आपको चर्चा भी की, वहां पर जो व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, देखिए उरैल कपास का सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन आपका इसी रूप में था, ये समाप्त हो गया। जातक कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की पूर्व घटना से संबंधित है और गौतम बुद्ध भारत के अलग अलग क्षेत्र में वो किस किस रूप में जन्म लिए थे, तो उसमें बहुत कुछ ऐसे मार्ग का उल्लेख है, ऐसी जानकारियां मिलती। गौतम बुद्ध यहाँ थे, बहेलिया थे, व्यापारी कभी थे तो ये अमुक काम किया करते थे, कभी शिकार किया करते थे। तो उसमें तमाम प्रकार की भारत की भौगोलिक अवस्था और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती। लेकिन ये पुस्तक है, देखो मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो के लेखक है नागसेन। इसमें यूनानी राजा जिसका नाम था मिनांडर, तो यूनानी राजा मिनांडर और नागसेन के बीच दार्शनिक प्रश्नोत्तर क्रम में, पहला पुस्तक है प्रश्नोत्तर क्रम में जिसमें प्रश्न पूछा गया और उत्तर दिया गया। तो प्रश्नोत्तर क्रम में इसमें बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म के ये दो व्यक्ति के बीच का संवाद है। अब वो धर्म का संवाद है कि ठीक है, इस धर्म में ये है तो इसमें क्या बात है, इसमें और कौन सी तथ्य, इसको क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो धर्म के संबंधित प्रश्नोत्तर इसमें है। तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। यहाँ तो ये भी पुस्तक बौद्ध धर्म का है, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ का है। लेकिन उस कहानियाँ में कई ऐसे उल्लेख है कि यहाँ पर व्यापार केंद्र हुआ करता था, गौतम बुद्ध यहाँ इस रूप में जन्म लिए थे और अमुक अमुक चीज़ उन्होंने देखा, इसका भी उल्लेख वहाँ पर प्रयोग मिलता है। अगला है कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान मतलब दान में दिया। भारत में सबसे पहला जो है सातवाहन काल में, सबसे पहले सातवाहन वंश के काल में ब्राह्मणों को दान दी गई। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या बोलते थे? तो उसे बोलते थे अग्रहार भूमि या उसे बोलते थे
ब्रह्मदेव, उसे ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया वो था सातवाहन काल में, और सबसे ज्यादा दान दिया गया तो वो था गुप्त वंश में, गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, इसके संस्थापक गोपाल रहे। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देवपाल हुआ करता था, जिसकी राजधानी बिहार का मुंगेर था। इसके काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुए दंती दुर्ग, जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनका राज क्षेत्र हुआ करता था। और इसी वंश के शासकों ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? तो एलोरा का कैलाशनाथ, भगवान शिव का एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। प्रतिहार वंश का शासक संस्थापक नागभट्ट था। ये राजपूत राजवंश में महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजपूत राजवंश था, जो कन्नौज को अर्थात उत्तर प्रदेश के कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत? अछूत अर्थात जिसको कि हम धार्मिक काल में या अन्य काम में शामिल नहीं करते हैं, उसको अलग रखते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से मिलता है कि यज्ञ के अवसर पर क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को शामिल करते थे, लेकिन शूद्र को उस वैदिक कर्मकांड से, उस यज्ञिक कर्मकांड से, यज्ञ विधि से उन्हें अलग रखते थे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करके गुजारा करते थे उसे शूद्र कहा गया। तो अछूत की अवधारणा हमें उत्तर वैदिक काल के जो विभिन्न प्रकार के वहाँ मंत्रोच्चार है, तो मंत्रोच्चार से उसे अलग रखा गया, वैदिक यज्ञ से उस समुदाय को अलग रखा गया। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब है? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल यह समता मूलक समाज था, जहां ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जातिगत व्यवस्था सामने आया। उत्तर गुप्त काल में वह धीरे धीरे और बढ़ता गया। धर्मशास्त्र में छुआछूत को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके साथ? मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार आक्रमण 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है 1175 मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण है 1175 ईस्वी में, और उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण गुजरात में हुआ, जहां यह गुजरात का शासक भीम प्रथम के हाथों पराजित हो जाता है। और 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, यकीनन तौर पर आपको पता होगा, तराइन के प्रथम युद्ध में यह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। और 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाता है। अर्थात पहला युद्ध में चौहान को विजय मिली, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी को विजय मिली। मोहम्मद गौरी ने अपना भारतीय क्षेत्र अर्थात भारतीय अक्ता, भारतीय प्रांत का प्रांतपति किसको बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर ये वापस अपना क्षेत्र, अपनी राजधानी गौर प्रदेश अर्थात अफगानिस्तान वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति भी था और उसका प्रिय दास भी, गुलाम भी था। इसी को उसने भारत का राज क्षेत्र सौंपा था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। एल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, एल्दौज जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था, और यह जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। तो ये चारों रिश्तेदार थे।
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि, खालिसा भूमि मतलब होता है सरकारी भूमि, खालिसा भूमि मतलब होता है सरकारी भूमि, सरकारी भूमि का विकास किस काल में? अलाउद्दीन खिलजी ने सभी जागीरदार, सभी जमींदार, सभी सेना को जो वेतन के बदले में भूमि दी गई थी, उस सभी भूमि को उसने लेकर के इसने नगद वेतन की प्रथा को शुरुआत किया। अर्थात खालसा भूमि, सरकारी भूमि सबसे अधिक तौर पर जो आया वो था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जिसका शासन काल है 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपने को सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर, इसने अपने को सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर कहा। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से जाना जाता है, जिसने कई जन कल्याणकारी योजना का संचालन किया। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसकी नीति को लौह एवं रक्त नीति के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान या रक्त का प्यासा सुल्तान के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में सिक्का, टंका और जीतल, ये दोनों सिक्का को चलाया इल्तुतमिश इस सिक्का को चलाया। और ससगनी सिक्का को चलाया वो था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस सिक्का का चलाया गया। तो टंका और ससगनी दोनों चांदी का और जीतल तांबा का, अर्थात चांदी और तांबा, ये आपका आंसर हो गया। 12मासा चलिए पुस्तक और उसके लेखक हैं। 12मासा पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है आशिका, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है आशिका। और रसखान की पुस्तक का नाम है, रसखान की पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका, रसखान की पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। और ईसामी की पुस्तक का नाम है फतूह उस सलातीन। चारों जो है ये लेखक हैं और चारों की पुस्तक से आप भली भांति परिचित हो चुके। विजयनगर साम्राज्य कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त होता है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। कब? तो 1336 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक यह साम्राज्य चला। उस वक्त आय का जो सबसे बड़ा स्रोत ये तो भू राजस्व हुआ करता था, लेकिन ये बंदरगाह नगर था। बंदरगाहों से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, समुद्री व्यापार हुआ करता था, और उस व्यापार से इसे बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति हुआ करता था। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें कौन जीता? तो बाबर जीता। किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और इस युद्ध में बाबर की विजय का कारण था तुलगमा युद्ध नीति, जिसमें बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया। तोप को बैलगाड़ी के पीछे छुपा कर रखता था। सेना को इसने केंद्रीय भाग, दायां भाग, बायां भाग, सुरक्षित भाग के रूप में बांट कर रखा था। और उसकी इस नीति के कारण ही मात्र 12,000 की सेना का नेतृत्व कर रहा बाबर ने 60,000 की सेना वाले इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। जब्ती प्रणाली के जन्मदाता थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जब्ती प्रणाली के प्रणेता थे। और जब राजा टोडरमल किसके दीवान थे, किसके वित्त मंत्री थे? तो अकबर के। तो भू राजस्व प्रणाली के तहत जब्ती प्रणाली था, जहां भूमि को नापा जाता था, उसके बाद उसका कर निर्धारण होता था, उसे ही जब्ती प्रणाली कहा गया।
शेरशाह ने सबसे पहली बार भूमि को नापा, भूमि की माप करवाया और उसे उत्तम, मध्यम और निम्न, उत्तम, मध्यम और निम्न 3 भागों में बांटा। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने भारत में सिंचाई के लिए नहर का, दिल्ली सल्तनत में यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी ने भूमि माप का पैमाना, ताकि भूमि को माप किया जाए, उस पैमाना को बाद में शेरशाह अपनाया और पूरे भूमि की माप किया। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, वो प्रश्न है जवाबित। जवाबित मतलब हुआ राज का कानून था। जैसे अकबर राजा बना तो उसको अपनी शासन चलाने के लिए धार्मिक कानून के अलावा जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के तहत जो कानून बनाया गया, तो प्रशासन के संचालन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, धार्मिक रूप से किसी प्रकार का संतोष नहीं हो उसको बनाए रखने के लिए जो कानून बनता था, उसे राज का कानून को ही जवाबित कानून। मनसब प्रणाली, मनसबदारी प्रथा का जन्मदाता भी अकबर रहा, जिसने जात और सवार के रूप में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया। टकसाल जहां सिक्का को ढाला जाता है, कृषि कर को, भू राजस्व कर को मुगल काल में कहते थे जकात, मुगल काल में कहते थे खराज, मुगल काल में कृषि कर को कहा जाता था खराज। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सेट यहाँ पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थीगण यदि प्रश्न को सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में, पूरे तार्किक रूप से, विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि कहीं कठिनाई हो, कोई डाउट हो, तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से जरूर उस विषय को रखेंगे। आपकी समस्या का सरलता के साथ हल किया जाएगा। धन्यवाद।